उसके बाद मैं अपोजिशन लीडर साहब का, डिप्टी अपोजिशन लीडर, हमारे पार्लिमानी लीडर बैठे हैं उनका, और अपने कुलीग्स का जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने एक मुश्किल वक्त, ये कैद, ये कोई मुश्किल वक्त नहीं है। ये जो पर्चे, ये जो दहशतगर्दी के पर्चे, ये हमारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन जब एक इंसान को, जीते जागते इंसान को गायब कर दिया जाता है, उस पर तो शायद कुछ ना गुजर रही हो, लेकिन जो उसकी फैमिली पे जो गुजरती है वो एक बहुत ही, मैं इसलिए उनका शुक्रिया अदा करूंगा जो उन्होंने सपोर्ट मेरी फैमिली को जो है वो दी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के नाम, क्योंकि लीगली मैं अभी भी जेल में ही हूँ, अभी भी बाहर पुलिस खड़ी है जो मुझे यहाँ पे हथकड़ियों में लेके आई है, तो मैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहूँगा कि तुम ये बाद मुखालिफ से ना घबरा या काब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस फस्तायत का मुकाबला किया और जिस तरह उन्होंने जेलें काटी, जिस तरह उन्होंने हवालात, आईओ, रिमांड, पता नहीं क्या क्या काटा, तो वो पाकिस्तान की रगों में दौड़ता हुआ एक ऐसा खून बन गया है कि जिसके बारे में शायर ने कहा, शायर कहता है कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। जनाब स्पीकर, इससे पहले कि मैं अपनी बाकायदा स्पीच का आगाज करूं, तो एक इमानत है मेरे पास जो मैं कैद में, जब जेल में हूं, तो जब कैदियों को पता चलता कि मेरे प्रोडक्शन आर्डर आए हैं, तो वो एक उम्मीद की एक किरण समझकर वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला को हमारा एक पैगाम पहुंचाना है। तो मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब से कहूँगा, मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि वो एक पैगाम ज़रूर लिख ले, क्योंकि कहते हैं कि पैगाम जो है वो इमानत है, और वो इमानत मैं आपके सुपुर्द कर रहा हूँ। कि कैदी कहते हैं कि 17 मार्च 2024 को वज़ीर आला साहब उधर आई, वो वादा करके आई कि दियत पे जो गरीब लोग हरजाने की सूरत में अभी तक कैद में हैं, उन सब का हरजाना मैंने अदा कर दिया है। लेकिन मैं कम अज़ कम 8 लोगों से मिल के आया हूँ जिनका हरजाना अभी तक अदा नहीं किया गया, और वो गरीब कैदी 3-3 साल से अपनी सज़ा भुगतने के बावजूद दियत ना होने की वजह से अभी भी जेलों में कैद हैं। तो ये एक मैसेज जो है वज़ीर आला साहब को जो है वो आप पहुँचा दीजिएगा। सर, 22 अगस्त को सुबह 10 बजे मुझे गिरफ्तार किया गया। मेरा जुर्म ये था कि मैं अपनी पार्टी के जलसे में शिरकत करने के लिए इस्लामाबाद जा रहा था। रास्ते में मुझे पता चलता है कि जलसा हमारा कैंसिल हो गया मोटरवे चढ़ने से पहले। तो मेरे कोई कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा था, वहाँ पे कुछ 60 के करीब गिरफ्तार भी हुए। तो मैं उनको सिर्फ बताने के लिए इतना उतरा कि भाई हमारा जलसा कैंसिल हो गया, हम घरों को वापस जा रहे हैं। तो इस चीज़ की सज़ा अभी तक 2 दहशतगर्दी के पर्चे हो चुके हैं, और इससे पहले भी मेरे ऊपर 14 दहशतगर्दी के पर्चे हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को पत्थर भी नहीं मारा। पत्थर तो दूर की बात है, मैंने तो गाली भी नहीं दी। लेकिन ये 2 नए पर्चे जो 1.5 साल पुराने हैं, 9 मई से पहले भी हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर क्यों ख़राब है। मैंने देखा है ये पिछले 20 दिनों में, जो मैंने देखा है वो मैं आपके सामने करूँगा, क्योंकि मैं अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपनी फैमिली का दुख, अपनी फैमिली की तकलीफ एक साइड पे रख के सिस्टम की बात करना चाहूँगा। लेकिन आखिर में अपनी
बात मैं इस बात पे सिर्फ इख्तिताम करूंगा, सिर्फ अपनी हद तक, कि सबके लिए एक पैगाम है कि मैं 18 पर्चों या 15 पर्चों के बाद भी इमरान खान के साथ खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। अब आ जाते हैं, मैं अपने दुख को साइड पे रख के जो मैंने सिस्टम देखा है, और कुदरती बात है कि आज लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, एक कोइंसिडेंट है, और मैं इसका भरपूर फायदा उठाते हुए मैं इस पे बात करना चाहूंगा कि ये हमारे माशरे में जुर्म क्यों बढ़ रहा है। एक तो महंगाई ऑफ कोर्स वजह है कि एक बंदे की तनख्वाह 30,000 है, उसको 37,000 बिल आ जाता है। मैंने तो 5 ऐसे डाकू देखे हैं जिन्होंने मुझे अंदर बताया कि मैंने कहा जब तुम क्यों करते हो डकैती, तो उन्होंने क्या करें, 30,000 तनख्वाह, 37,000 रुपये बिल आ गया तो क्या करें, डाका ना मारे तो और क्या करें। बहरहाल ये उनकी एक लॉजिक है। तो मैंने जो चीजें देखी हैं उसमें सबसे पहले, चेयरमैन साहब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी खामी है जिसमें लोगों को बाकायदा तौर पे मुजरिम बनाया जा रहा है, क्योंकि जब आप मुलज़िम गलत बनाएंगे, जब आप किसी बंदे को गलत अरेस्ट करेंगे और उसको मुजरिमों के साथ कैद कर देंगे, तो जाहिर है फिर वो उससे कुछ सीख के आएगा। तो सबसे बड़ी खामी एफआईआर में, एफआईआर में जब भी कोई, मैं भी एफआईआर पढ़ता हूं, उसमें साथ लिख लिया जाता है 3 नामालूम अफराद, 5 नामालूम अफराद या 1 नामालूम अफराद। यानी जब आपने सिर्फ ये लिख दिया कि 1 नामालूम अफराद, तो चेयरमैन साहब आप समेत, मुझ समेत पूरा पंजाब उस एफआईआर में आ गया, क्योंकि वो जिसको चाहे पकड़े और नामजद कर दे। मेरी ये इस ऐवान से ये दरख्वास्त होगी कि आप इस एफआईआर के सिस्टम को बेहतर बनाएं, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आप नामालूम अफराद लिखते हैं तो उसकी हाइट लिख दें, उसका वेट लिख दें, उसकी एवरेज कोई उम्र लिख दें, या उसकी दाढ़ी लिख दें, उसकी मूछें लिख दें, कुछ ना कुछ लिख दें, ताकि अगर उसमें 12 करोड़ पंजाब की आवाम 1 नामालूम अफराद में आती है तो आप उम्र लिखेंगे तो शायद उससे आधी हो जाए, अगर आप उसका हुलिया लिखेंगे तो उससे शायद कम हो जाए। लेकिन सिर्फ ये लिख दिया जाता है जिसमें आपको भी अरेस्ट किया जा सकता है, मुझे भी अरेस्ट किया जा सकता है। और सर ततीमा बयान, अनेक्शर, एक ततीमा बयान उसके लिखाया जाता है। दुनिया कंप्यूटराइज हो चुकी हुई है, दुनिया कंप्यूटराइज हो चुकी है। मैंने वहां पे देखा कि हर मुल्जिम को एक ततीमे बयान के जरिए, हम भी वैसे तो पीटीआई वाले सारे ततीमा बयान के डसे हुए हैं, लेकिन मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बाय गॉड मैंने वहां पे ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनको ततीमा बयान में नामजद करके उनको मुल्ज़म बनाया गया। और ततीमा बयान है क्या? ततीमा बयान ये है कि 2 साल पहले की एफआईआर, मुझे गिरफ्तार किया, उधर बैठा हुआ एक एएसआई मेरा वो लिख रहा था कि ततीमा बयान पुरानी डेटों में। तो क्या जो ततीमा बयान है, जिस दिन ततीमा बयान लिखा जाए उसी दिन उसको रजिस्टर नहीं होना चाहिए? क्या हमारे पास कंप्यूटर नहीं है? क्या हमारे पास जजेस नहीं है? ये क्यों होता है कि 2 साल बाद एक बंदा 1.5 साल पहले के पर्चे में या 1.5 साल पहले का एक ततीमा बयान खुद लिखता है और खुद लिख के उसमें लोगों को नामजद कर देता है? तो ये 2-2, 3-3 साल बैकडेटेड में ततीमा बयान के लिए ये सबसे बेहतरीन हल है कि जब भी ततीमा बयान लिखा जाए तो उसको रजिस्टर किया जाए। अगर वो रजिस्टर नहीं होता तो उसको बिल्कुल ना माना जाए। आज भी अगर आप ततीमे बयान इकट्ठे कर लें सारे के सारे और उनका फोरेंसिक करा लें, हैंड राइटिंग करा लें, और शायद वो बंदा उस वक्त मौजूद भी नहीं होगा, शायद वो बंदा उस वक्त ट्रांसफर हो गया होगा जिस वक्त ततीमा बयान लिखा गया होगा, हैंड राइटिंग किसी की होगी, नाम किसी का होगा। तो अब अगर आप ततीमे बयानों का फोरेंसिक करा ले तो आधे जुर्म आपके आधे थाने खाली हो जाएंगे। थानों में ज्यादातर जो देखा गया है कि वो बेगुनाह है, उनको सिर्फ यही डर है
कि ततीम बयान में और नामालूम में मुझे डाल दिया जाएगा और फिर मैं पैसे लेकर पुलिस के पीछे भागूंगा कि ये लो पैसा, मेरा नाम निकाल दो, ये लो पैसा, रिकवरी ना डालो। उसके बाद सर रिमांड, मैंने देखा कि जब मैं हवालात में बंद था तो गरीब आदमी को तो पहले रिमांड का नहीं पता, तो जब वो कचहरी जाता था उसको हथकड़ियाँ लगा के जब मैं वापस वो आता था तो मैं पूछता था, हाँ यार तुम्हारा क्या बना? तो मुझे क्या पता मेरा क्या बना। उसका रिमांड होके आया 10 दिन का, 3 दिन का, 2 दिन का, उसको पता ही नहीं है कि मेरे साथ हुआ क्या है। और मैं आपकी इत्तला के लिए भी अर्ज कर दूं, पार्लियामेंट बैठे हैं यहाँ पे, कि जनाब आपके इन पुलिस स्टेशनों में 30-30 दिन से बगैर गिरफ्तारी के लोग बैठे हुए हैं और गिरफ्तारी डालने के भी पैसे मांगे जाते हैं सर। और मैं उसके बाद एक शनाख्त परेड एक अमल है, ये सारी चीज़ें इस पे हम ऐवान में इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। 30-30 दिन से लोग बैठे हुए हैं, उनकी शनाख्त परेड नहीं होती, क्योंकि शनाख्त परेड वाला मुजरम भी हो सकता है और बेगुनाह भी हो सकता है, लेकिन उसके 30 दिन का कौन जिम्मेदार है? वो 30 दिन बैठा है तो 30 दिन में उसकी किसी के साथ मुलाकात नहीं हो सकती, उसके साथ किसी के साथ बात नहीं हो सकती। लेकिन शनाख्त परेड के नाम पे जो, क्योंकि शनाख्त परेड कैसे होती है, सबसे पहले आप गिरफ्तारी होती है, आपकी तस्वीर उतरती है, जब आपकी तस्वीर उतर गई तो फिर शनाख्त परेड कैसी? उसको जेल में भेज दिया, मुद्दई को तस्वीर दिखा दी, पुलिस वाला अगर उस किसी FIR का मुद्दई है तो उसको तस्वीर दिखा दे चाहिए कि ये अंदर जाओगे, ये बंदा होगा और इसको तुमने नामजद कर देना है। मैंने खुद देखा वहां पे कि कई बेगुनाह लोगों को भी, और उन्होंने उठ के कहा है कि तुम्हारा और मेरा जो हिसाब है वो यौम हिसाब में होगा। लेकिन हम इधर क्या कर रहे हैं कि शनाख्त परेड जैसे एक, क्योंकि दुनिया एक नए ट्रेंड की तरफ जा रही है, एक नए सॉफ्टवेयर की तरफ जा रही है, लेकिन हम अभी पुराने फंसे हुए हैं। तस्वीर तो हमने ले ली, लेकिन शनाख्त परेड का प्रोसेस जो है वहीं का वहीं है। और ये जो हमारे 22 साल के 18 साल के बच्चे वहाँ पे आते हैं, एक वाकया मैं आपको बता दूं कि एक बच्चा सिर्फ 1 वे कर रहा है, क्योंकि उधर बैरिया की नई एक सड़क बनी है, वहाँ पे लिखा नहीं है वहाँ पे मोटरसाइकिल नहीं जा सकते, वो उस पर चला जाता है, उस पर उसका CRO बना दिया जाता है 1 वे पे, और उसको कहा जाता है 20,000 रुपया दो तब तुम्हें छोड़ेंगे। उसकी माँ बेवा मेरे सामने जेल के बाहर रो रही थी कि यही बच्चा है, ये 1 व्हीलिंग नहीं करता, मेरे लिए इन ड्राइव करता है, उबर करता है, 800 रुपए कमाता है, और ये मुझे जब देता है तो मैं तब खाना पकाती हूं, 2 दिन से आपने इसको अंदर रखा हुआ है। तो मैं किसी को कह के उस बंदे का सौदा जो है रिहाई का 10,000 में तय करवा देता हूं। तो ये है हमारे थाने। और मैं इस ऐवान को बताना चाहता हूं कि जिस तरह हमें एजुकेशन की ज़रूरत है, जिस तरह हमें हेल्थ की ज़रूरत है, इसी तरह अगर आपने लॉ एंड ऑर्डर को, इंसाफ के निज़ाम को मजबूत करना है तो आपको गरीब आदमी के लिए लीगल एड सिस्टम बनाना पड़ेगा। जब वो एक बच्चा जिसको नहीं समझ, एक मुजरिम या मुल्जिम वो जाता है तो कम से कम वहां पे सरकारी वकील एक तरफ खड़ा होता है तो दूसरी तरफ एक लीगल एड के लिए दूसरा वकील भी खड़ा होना चाहिए। अगर वो 10 दिन का रिमांड मांगता है तो वो उसके लिए उसके कानूनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी करना चाहिए। तो लीगल एड सिस्टम के तहत ना कोई किसी गरीब की सुन, जिसके पास वकील नहीं है, तो ये कितना को खर्चा हो जाएगा अगर तमाम जितनी भी अदालतें हैं उसमें गवर्नमेंट 2-2 या 3-3 वकील हायर कर लेती है जो हर वक्त ऐसे लोगों के लिए मौजूद हों जिनका वकील नहीं है, तो वो उनको कम से कम उनके लीगल राइट्स तो बता सकता है। ऐसा तो नहीं होगा कि उनकी हाजिरी लगी जाए सर, उनको बाहर भेज दिया जाता है और जब वो थाने में पहुंचते हैं
तब तक उनको नहीं पता होता कि उनके साथ क्या हुआ है। वो शनाख्त परेड पे चले गए हैं, वो बरी हो गए हैं, जो उनका कोई रिमांड हो गया है। तो सर ये लीगल एड सिस्टम मुतारफ कराना इतना ही ज़रूरी है कि अगर आपने पंजाब से लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर बनाना है। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बिजली के बिल और महंगाई डकैतियों की सबसे बड़ी वजह है। 3 चीज़ें और बड़ी मिस हैं, मैं आखिर में बताना चाहूँगा कि जिसको आप गिरफ्तार करते हैं उसके भी हकूक होते हैं, जिसको आप मुलजम ठहराते हैं उसके भी हकूक होते हैं, जिसको आप मुजरिम ठहराते हैं उसके भी हकूक होते हैं। मैंने चार्टर पढ़ा अमेरिका कनाडा का, तो जब उसको अरेस्ट करते हैं किसी भी इंसान को, तो हथकड़ी लगाने से पहले सबसे पहले उसको बताया जाता है कि उसको किस जुर्म में चार्ज किया जा रहा है। नंबर 2, उसको बताया जाता है कि यू हैव राइट टू रिमेन साइलेंट, यू हैव राइट टू एक्सेस टू योर लॉयर। तो ये चीजें उसको बताई जाती हैं ताकि कोई भी चीज उसके खिलाफ अदालत में जाके इस्तेमाल ना की जा सके। और मुल्ज़िमों के हकूक कम अज कम जो हवालात हैं, मिनिस्टर साहब, जो हवालात हैं उनमें उनके हकूक जो है अवेजा होना चाहिए। और कैदियों के अपने हकूक हैं, उनको भी हकूक अवेजा होने चाहिए। और आखिर में जेलें आपकी इतनी ज़्यादा ओवरलोडेड है। चेयरमैन साहब, आखिरी बात, आपकी जेलें इतनी ज़्यादा ओवरलोडेड हैं, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है, लेकिन वहाँ के सिस्टम इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है कि दुनिया कहती है कि अगर कोई पहली दफ़ा छोटा मोटा जुर्म करे तो उसको कम्युनिटी सेंटर में भेज दें, कम्युनिटी सर्विस लगा दें उसकी 3 महीने 2 महीने 4 महीने की, लाजमी नहीं उसको अदालत में भेजना। अगर वो फिर कोई हल्का फुल्का जुर्म करता है उसको हाउस अरेस्ट कर दें, उसमें वो कड़ा लग जाता है एक इंसान को, ताकि वो अपने घर से अगर बाहर जाए तो टैग उसको कहते हैं, वो टैग जो है वो सिग्नल दे देता है कि ये बंदा जो है वो उस पे अगर वो वहां से भागता है तो जेल तोड़ने का होता है। तो ये अगर हम इतना खर्चा जेलों में कर रहे हैं तो हमें ऐसे लोगों को जेल में भेजना चाहिए जो वाकई जुर्म की दुनिया में हैं। जो लोग पहली दफा किसी मजबूरी के तहत या किसी भी तरह अगर वो करते हैं जुर्म, तो उनको जो है कम्युनिटी सेंटर या उनको हाउस अरेस्ट करना चाहिए, जेलों में उनको भेजना चाहिए जिनको जो है वो वाकई ज़रूरत है। और आखिर में सर कि कहते हैं जी तकरीर बड़ी होली करनी है, कि शायद मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ततीमा बयान जो है एज वी स्पीक मेरे खिलाफ फिर लिखा जा रहा हो। तो हो सकता है कि 2 तो मैंने भरे हैं पर्चे दहशतगर्दी के, तो एक और ततीमा बयान लिखा जा रहा हो। इसलिए ततीमा बयान ये बहुत ज़रूरी है कि ये आपके जुर्म को आधे से ज़्यादा एलिमिनेट कर देगा,